नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। समन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। ईडी को सीएम केजरीवाल ने भेजा जवाब। चुनाव से ठीक पहले ही नोटिस क्यों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा गया है। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी का साफ ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 3 बार सीएम केजरीवाल को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक एक भी बार पेश नहीं हुए। इससे पहले भी 2 बार समन भेजे जा चुके हैं और अब तीसरे समन भेजने पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन भेजा था और आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने ईडी को जवाब भेज दिया। और उस जवाब में एक सवाल भी था कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। और बीजेपी की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है तो डर किस बात का है, वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं, ये बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। कह रहा आम आदमी पार्टी का ये है कि बीजेपी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कैंपेन करे, इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय का सहारा लेकर नोटिस भेजा जा रहा है। तो देखिए, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गौरव भाटिया ने, और गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोरदार हमला बोला है। वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाएंगे। बार भी समन पर पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगौड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, और आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर कभी नहीं किया गया। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूछा गया कि चुनाव से ठीक पहले समन क्यों भेजा गया। तो अभी आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, जिनकी तरफ से साफ टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे। तो आम आदमी पार्टी समय को लेकर भी सवाल उठा रही है और साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैंपेन करने के लिए निकलेंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि वो कैंपेन करे, इसीलिए लगातार प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं। तो देखिए, वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और चुनौतियां फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे जो रहे हैं, जो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, वो सभी जो हैं वो धीरे धीरे कर जेल पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया, जो दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे आम आदमी पार्टी में,
अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे मजबूत चेहरा आम आदमी पार्टी का, वो भी फिलहाल जेल में है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो देखिए, वार और पलटवार का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी जहां वार करने पे तुली है, वहीं पलटवार अब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हमारे सहयोगी आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, समन मिला था, तीसरी बार ये समन मिला था, जाते ईडी के सामने पूछताछ में हिस्सा ले लेते, क्या दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से जो ईडी बनी है, तो उसका सम्मन का मतलब ये होता है कि वो किस चीज़ को लेकर क्लैरिटी चाहती है, यानी आपसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन आप इसी मुद्दे को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का साफ कहना है इस मुद्दे पर कि किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। दरअसल जो बुलाया जाता है वो पूछताछ की जाती है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस अभी तक आए हैं, जो भी गवाहों ने गवाही दी है, उसको वेरिफिकेशन को लेकर, तमाम तथ्यों को लेकर ईडी जानना चाहती है। और यही कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन दिया था। दरअसल इससे पहले भी 2 बार सम्मन दिए जा चुके हैं, जिसमें से उन्होंने खुद कहा था कि मैं स्टार प्रचारक हूं और 5 विधानसभा चुनाव में होने हैं, जिसको लेकर मुझे अपनी पार्टी को आगे काम करते हुए या कहें वोट को चलते लगातार रैलियां करनी है, मैं इसलिए आने में असमर्थ हूं। लेकिन उस दौरान भी उन्होंने उस सम्मान के ऊपर सवाल निशान उठाया था, किस हैसियत से वो सम्मान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो अब जब आप देखिए तीसरी बार सम्मान जारी हो चुका है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर मना कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये चीज समझ चुके हैं कि गंभीरता इसकी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और अगर तीसरे सम्मान के बाद भी आज जो कि उन्होंने मना कर दिया है उनको पेश होने को लेकर, तो अब आगे देखी जाए तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर बेहद ही अग्रेसिव है और कई ऐसे तथ्य हैं जिसको लेकर ईडी अभी भी क्लैरिफिकेशन को तौर पे जा रही है। दरअसल जैसे ही एक्साइज पॉलिसी में जिसमें पॉलिसी में जो भी खामियां आई थी उसको लेकर गवाह आए थे शरद रेड्डी, उन्होंने जब अपना बयान दिया था, उन्होंने बताया था कि कई बार मीटिंगें हुई, जिसमें से एक बार तो खुद अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई, जिसमें 3 व्यक्ति थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इस मुद्दे में अभी वो जेल के अंदर है, संजय सिंह, इस मुद्दे में वो जेल के अंदर है, और अब तीसरे व्यक्ति ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर वेरिफिकेशन ईडी करना चाह रही है। दरअसल ईडी चाह रही है उन तमाम तथ्यों को लेकर वेरीफाई किया जा सके कि जो जो चीजें सामने आई हैं, जो शरद रेड्डी ने बोला है वो क्या सही है। क्योंकि एक बार शरद रेड्डी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब बात हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था कि ये मेरा व्यक्ति है, इसको गो हेड, यानी इसके साथ आगे बढ़िए, और बाद में जाके एक्साइज पॉलिसी चेंज हुई। तो ये तमाम तथ्य हैं कि एक मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा ये मेरा व्यक्ति है, इससे आप आगे बढ़िए। ये तमाम चीजें वेरीफाई कैसे होंगी? ये चीजें तब वेरीफाई होंगी जब अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचेंगे, बात करेंगे और बताएंगे इन तथ्यों के बारे में कि इस मीटिंग को लेकर तीनों, जब दोनों व्यक्ति जेल के अंदर है तो तीसरे अरविंद केजरीवाल है, और यही कारण है कि लगातार इनको सम्मन ईडी दे रही है, लेकिन ये पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिसके बाद बीजेपी तो इस मुद्दे पर अग्रेसिव है ही, और आप देखिए लगातार सुबह से ही कई बड़े नेता इसको लेकर बयान दे चुके हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर, आनंद, राजनीति है, वो राजनीति होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कानूनी तरीके से हम समझें जरा सा आपसे, अब आगे क्या? क्योंकि समन तो फिर जारी होगा। अगर आज वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, कल फिर ईडी समन जारी करेगी। एक दिन वो भी आएगा जब आप ठीक है 4, 5, 6, 7
लास्ट 7, उसके बाद तो आपको पेश होना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको सम्मान तो करना होगा इस एजेंसी का। और आप ही कहते आए हैं, आपने राजनीति की शुरुआत ही यही कह करके की है कि हम इनका सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो एक पार्टी ऐसी थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी। तमाम चीज़ों को लेकर जब भी भ्रष्टाचार होता था ये प्रमुखता से सामने आते थे और उस पर आरोप लगाते थे। और बात तो यहाँ तक थी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद बयान में कई बार बोला था कि जिसके ऊपर भी आरोप लगे उसको अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए। ये उस दौरान की बात थी जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की स्थापना कर रहे थे। आरोप का एक पुलिंदा लेकर के बैठते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आप कहते थे कि भैया आप इस्तीफा पहले दो फिर जांच होगी। वो वक्त कहां गया, उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आंचल, और अगली खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बता रहे हैं। INDIA गठबंधन की आज हो सकती है वर्चुअली मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के संयोजक बनाने पर विचार इस बैठक में हो सकता है। नीतीश कुमार बन सकते हैं इंडी गठबंधन के संयोजक। कांग्रेस नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। और देखिए, बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें मिल रही थी कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मनाने की कवायदें भी तेज कर दी थी। और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। कई मायने में ये बैठक बेहद ही ज्यादा अहम है, जहां नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी आज की बैठक में चर्चा संभव है। ये बैठक कई मायनों में अहम है और आपको बता दें कि बैठक को लेकर के जो फिलहाल जानकारी है कि इसकी संभावना पे अब सवाल उठ रहे हैं। पॉसिबल है कि ये बैठक हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस गठबंधन का होगा क्या, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको वो जानकारी भी देते हैं। तो देखिए, इस गठबंधन का क्या होगा। तो आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। आंचल, बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी आज कांग्रेस की तरफ से रखा जा सकता है। इसके साथ संयोजक बनाने पर नीतीश कुमार पे विचार किया जा सकता है। तो वहीं सीट शेयरिंग पर भी चर्चा संभव है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय आज की बैठक में संभव है। लगातार सीट शेयरिंग को देखते हुए हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के जो नेता है वो आपस में ही वार पलटवार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये सीट शेयरिंग का मुद्दा है जहां पर आकर के बात फंस जाती है। इससे पहले भी बैठकें हुई, ऐसा नहीं है कि विपक्षी गठबंधन की ये कोई पहली बैठक है। इससे पहले भी हमने देखा पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में भी बैठक हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर आकर के बात फंस जाती है। आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा संभव। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार मान गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, INDI गठबंधन की जो आज बैठक होने वाली है जूम ऐप के जरिए होगी। आज जो बैठक होगी वो आमने सामने बैठ करके नेता बैठक नहीं करने वाले हैं, वर्चुअली मीटिंग होगी और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस प्रस्ताव रख सकती है। कांग्रेस के बड़े नेता रुख कर सकते हैं इस बात को लेकर के। लंबे समय से नाराज बताए जा रहे थे नीतीश कुमार, और आज की बैठक में संयोजक बनाए जाने पर प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आज की बैठक होने वाली है वो जूम ऐप के जरिए होगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिंडनबर्ग अडानी मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार कर दिया है। सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सेबी को जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का समय। तो आपको बता दें कि सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जैसे ही यह फैसला आया है उसके बाद से अडानी शेयर्स में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि अडानी और हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और किसी भी SIT या CBI से जांच से साफ इनकार भी कर दिया और कहा कि हमें सेबी की जांच पर भरोसा करना होगा, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, और इस फैसले से अडानी ग्रुप में भी जहां काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, तो साथ ही न्यूज इंडिया के दर्शकों को ये भी बता दें कि अब से पहले जो पूरे मामले में अडानी ग्रुप पर 24 केसों में सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 22 पर फैसले आ चुके हैं, 2 अभी भी बाकी है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेबी की जांच में दखल से साफ इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है। बड़ी ही बेसब्री से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था और जब आज फैसला आया तो अडानी ग्रुप में, अडानी खेमे में काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये फैसला आया है उसके बाद अडानी की ओर से, गौतम अडानी की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते। गौतम अडानी का ट्वीट सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ है। भारत की विकास यात्रा में हमारा योगदान जारी है। तो देखिए, गौतम अडानी का ट्वीट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आता है और उनके ट्वीट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा खुश हैं गौतम अडानी। उनकी तरफ से साफ ये कहा गया है कि जो भारत की यात्रा है, भारत की विकास की जो यात्रा है, उसमें हमारा योगदान जारी रहेगा। सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी का बयान, मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी का ट्वीट, उनकी तरफ से कहा गया सत्य की जीत हुई है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आज जब फैसला आया है उसके बाद क्या कुछ कहा है गौतम अडानी ने। फैसले पर गौतम अडानी का यह कहना है कि सत्यमेव जयते, यानी कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। तो हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब बड़ा फैसला आता है, उसकी तरफ फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सेबी की जांच पर संदेह नहीं, सीबीआई एसआईटी जांच से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार। फैसले पर गौतम अडानी का बयान भी आता है और उनकी तरफ से कहा गया सत्य में जयते, आखिरकार सत्य की जीत हुई है। फैसले के बाद अडानी शेयर में भी उछाल देखने को मिला है। तो देखिए, गौतम अडानी ने ट्वीट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपनी बात लिखी, जहां उन्होंने कहा कि भारत की जो विकास यात्रा है उसमें मैं ऐसे ही योगदान देता रहूंगा। लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद किया है। चलिए इस समय आपको लक्षद्वीप लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം കേന്ദ്രം ഭരിച്ച പാർട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വികാസം മാത്രമായിരുന്നു. ദൂരെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാവട്ടെ, അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളാവട്ടെ, സമുദ്രത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാവട്ടെ, അവയെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിർത്തി പ്രദേശമാവട്ടെ, സമുദ്രത്തിന് നടുക്കുള്ള ചെറിയ പ്രദേശമാവട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രാധാന്യം നൽകി. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ജീവിതം സുഗമമാക്കുക എന്നതും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
ഇന്നിവിടെ ഏതാണ്ട് 1200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ശിലാന്യാസവും ഉദ്ഘാടനവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ്, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ്. ഈ എല്ലാ വികസന പദ്ധതികൾക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ നേരുന്നു. यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई है विधायक दल की बैठक। आज शाम 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब विधायक दल की बैठक होगी। रांची के सीएम आवास के सभागार में होगी मीटिंग। सीएम पद छोड़ सकते हैं हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे का वक्त है जब विधायक दल की बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है और झारखंड की सियासत में हलचल तेज है और बीते कई दिनों से ये हलचल तेज चल रही है। पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ईडी के घेरे में हेमंत सोरेन। ईडी अब तक जारी कर चुकी है 7 समन। और देखिए आपको बता दें, मामले का मीडिया ट्रायल कराना गलत ये भी कहा जा रहा है। एक ही बार में ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं सोरेन, ये भी आपको दे दें। 7 बार समन जारी किए लेकिन एक भी बार अभी तक पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कथित जमीन घोटाले में ईडी जारी कर चुकी है समन और मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। मामले में अब तक 14 गिरफ्तारी हो चुकी है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझा दें कि आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी हो चुकी हैं गिरफ्तार। सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब दिया। समन को हेमंत सोरेन ने पूरी तरह से अवैध बताया है और कहा है कि मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दे चुका हूं। यह हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है। जब समन जारी हुआ उसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से जवाब दिया जाता है और कहा गया है कि मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो दे चुका हूं। सीएम सोरेन के करीबियों के यहां पर छापेमारी भी जारी है। हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। ईडी झारखंड सरकार का अस्थिर करना चाहती है, यह भी हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है। रांची, देवघर समेत कई ऐसी जगह है जहां पर ईडी की रेड चल रही है। झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। तो देखिए आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर समन जारी किया गया और 7 बार समन जारी किया जा चुका है लेकिन एक भी बार हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का जो बयान सामने आया वो ये कहा गया है हेमंत सोरेन की तरफ से कि मैं पहले ही अपना ब्यौरा दे चुका हूं। तो आपको बता दें कि आज जो जानकारी है उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है विधायक दल की हेमंत सोरेन ने। यह बैठक सीएम आवास के सभागार में होगी और उसके बाद इसकी पूरी की पूरी संभावना और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सीएम पद छोड़ दें हेमंत सोरेन। इसी बीच बड़ी जानकारी यह भी है कि झारखंड के रांची में ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा झारखंड में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर शिकंजा ईडी की टीम कस रही है। सीएम सोरेन के
प्रेस सलाहकार के आवास पर भी छापा। ईडी 12 ठिकानों पर, 12 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। और जो ये 12 ठिकाने आपको बता दें, हेमंत सोरेन के करीबी हैं वो, जिनके यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। झारखंड के रांची में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार के आवास पर भी छापेमारी। उसके अलावा 12 ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी की तरफ से रेड जारी। तो देखिए, आपको बता दें, लगातार झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। ईडी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को समन भेजे जाते हैं, लेकिन एक भी बार पेश नहीं हुए। और आज ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के तो ईडी करीब 12 ठिकानों पर इस समय छापेमारी कर रही है। झारखंड में रांची में कई जगहों पर छापेमारी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, सबसे पहले तो क्या जानकारी, ईडी की छापेमारी अभी भी चल रही है झारखंड में? जी बिल्कुल, अभी भी छापेमारी चल रही है और सुबह से ही ये छापेमारी लगातार चल रही है वैसे जगहों पे जो इनके करीबी हैं या उनके रिश्तेदार, जो सीएम हेमंत सोरेन हैं उनके करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि जो प्रेस सलाहकार हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो ईडी की कोशिश है कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए और ईडी का दावा है कि जो 17,000 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ था उसमें ये तमाम लोग दोषी हैं और इसी मामले में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे पूछताछ होनी है और इसी को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से भी ईडी जो है हेमंत सोरेन को समन भेजा था, लेकिन उस पर हेमंत सोरेन उस पर हाजिर नहीं हुए। उसके बाद ईडी ने सख्त एक्शन लेते हुए कहा है कि 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वो अपना पक्ष रखे, वरना ईडी फिर अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करेगी। और यही कारण है कि ये छापेमारी भी चल रही है। और इस बीच जो हेमंत सोरेन है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी बीच में एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो सरकार में सहयोगी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, माले है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सभी के मंत्री और विधायक उसमें शामिल होंगे और वहां एक बड़ा फैसला होने वाला है। पहले से उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ईडी ने इन पर शिकंजा कसा, हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसता है तो क्या विकल्प होंगे। तो इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपना पद छोड़ दे और जब पद छोड़ेंगे तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आएगा। और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन पद छोड़ने से पहले अपने पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर विधायक दल का नेता चुनवा सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री राजीव, इसकी संभावना कितनी लग रही है अभी आज के रेट में? अगर हम आपसे समझें तो इसकी संभावना कितनी लग रही है कि हेमंत सोरेन आज कुर्सी छोड़ने वाले हैं? देखिए, इसमें अगर इस तरह से देखें तो जो परिस्थितियां जो बनती आ रही है, जिस तरह से ईडी का शिकंजा है और जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उसमें अब हेमंत सोरेन के पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हेमंत सोरेन इस मामले में अगर उसको देखें कि उन्होंने महाधिवक्ता जो हैं उनसे भी परामर्श ली है, कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, उसमें भी उनको राहत नहीं मिली है। तो ये चर्चा इसलिए इस ओर जाती है कि हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईडी अगर उन पर एक्शन लेती है तो उनको फिर पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनेगा। देखिए, कल्पना सोरेन के अलावा भी 2-3 नाम चल रहा है कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन को सत्ता नहीं सौंपे और उसके बदले उनमें वरिष्ठ मंत्री हैं, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, उनका भी नाम आ रहा है और एक जोया मांझी है, समाज कल्याण मंत्री, महिला मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल जो झारखंड के राज्यपाल है वो झारखंड में नहीं है, रांची में नहीं है। वो कल ही अपने गृह घर के लिए रवाना हो गए हैं, चेन्नई रवाना हो गए हैं। तो कई सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो अजीब सा माहौल झारखंड में बना हुआ है। कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से बन रही है और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उससे ये दिखता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा चेंज झारखंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बड़ा परिवर्तन किस तरह का होगा,
किस किस रूप में नजर आएगा, इसके लिए हमें 4:30 बजे तक इंतजार करना होगा, क्योंकि 4:30 बजे ही विधायक दल की बैठक होनी है। इसके अलावे जो कांग्रेस है उसने 10:30 बजे एक बैठक की है और इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है कि क्या झारखंड की राजनीति क्या होगी, झारखंड में अगर किसी तरह की विकट परिस्थिति बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा और सरकार कैसे चलेगी। तो इन तमाम मुद्दे पर चलिए बिल्कुल राजीव, अब देखना अहम होगा और इंतजार करना होगा 4:30 बजे का, जब विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, गोगामेडी हत्याकांड मामले में एनआईए का एक्शन। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर रेड। राजस्थान में 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी जारी है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। शूटर रोहित गौड़ और नितिन के ठिकानों पर रेड जारी है। गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी। राजस्थान में 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी जारी है। साथ ही राजस्थान के साथ ही हरियाणा में भी एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनकी गोली मारकर जयपुर में हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड के मामले की जांच तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें, देश भर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी, देश भर में आयकर विभाग की टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी चल रही है। उदयपुर में कारोबारी समूह के ठिकानों पर भी छापा। कारोबारियों से जुड़े करीब 31 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। कोलकाता और मुंबई में भी आयकर विभाग का छापा और कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी देश भर में चल रही है। तो देश भर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी देश भर में चल रही है। उदयपुर में कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापा। और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी महासचिव की बैठक आज दोपहर 2 बजे का वक्त है, जब बैठक का आयोजन होगा। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आपको बता दें, बीजेपी महासचिवों की अब से कुछ देर बाद 12:40 होने जा रहे हैं और 2 बजे ये बैठक होनी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि बैठक दोपहर 2 बजे होनी है। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सभी महासचिव इस बैठक में बुलाए गए हैं, सभी महासचिव इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी महासचिवों की अब से कुछ देर बाद दोपहर 2 बजे बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करने वाले हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।